अहिंसावादी गांधी के देश में एसडीएम को थप्पड़ मारना कहाँ तक उचित? आप देखना आगे का। मैंने तो कहा मैं जितने ज्यादा दिन जेल में रहूंगा, राजनीति को व्यापार का धंधा बना लिया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा और जान हथेली पे लेकर घूम रहा हूँ। लेकिन अगर जिंदा रहा तो आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि मैं चला जाऊं? कि भाई साहब एक डिप्टी लगा हुआ है जिसने अति कर रखी। किसी को मिल गई मंजिल घर से निकलते ही तो कोई हमारी तरह उम्र भर रास्ते के सफर में ही रहा। ये शेर तो एक शेर है, लेकिन फिट बैठ रहा है नरेश मीणा पर। 8 महीने का जेल का संघर्ष, 25 साल से राजनीति के अंदर सक्रिय होना, वो एक अलग से संघर्ष। अलग अलग अपने पसंद के नेताओं को समर्थन देना, अपने समाज, अपने जगह के लोगों का सहयोग करना, उनके दिलों में बसना। जगह तो नरेश मीणा ने बनाई, लेकिन राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में हुआ कुछ ऐसा जो आप सब उस चीज़ से वाकिफ़ है, हम जिक्र ना ही करें। 8 महीने की जेल के बाद नरेश मीणा जब रिहा हुए तो नरेश मीणा के वकील से लेकर के उनके गांव वाले तक भावुक हो चुके थे। 8 महीने का जेल का ये सफर अगर एक शब्द में बयां करोगे तो कैसा रहा? प्रेरणादायक रहा। जिस भगत सिंह को फॉलो करते थे, इंकलाब का नारा लेके चलते थे, वो देखा कि जनता के लिए लड़े और जनता के लिए लड़ने का ये परिणाम निकला कि मुकदमा लगा, जेल गए। लेकिन जेल जाने के बाद भी जब भगत सिंह को पढ़ते हैं, उन लोगों को ले पढ़ते हैं जो देश की आज़ादी के लिए जेलों में गए थे, तब लगता है कि ये कठिनाइयाँ, ये संकट के समय, ये विपरीत परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है, उनके सामने कुछ भी नहीं है। जेल में जब आप 8 महीने रहे तो एकांत का समय मिला, चिंतन मनन जरूर किया होगा। क्या सोचा एक बार कि मुझे काश मैं एसडीएम को उस दिन ये थप्पड़ नहीं मारता, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता तो 8 महीने? बिल्कुल एकांतवास मिला। सब महान पुरुषों की किताबें पढ़ी, प्रेमचंद का गोदान पढ़ा, प्रेमचंद की कर्म भूमि पढ़ा। क्या बात है। और जब प्रेमचंद का गोदान और प्रेमचंद की कर्म भूमि को जो पढ़ा, उसमें उस जमाने में जो गरीबी दिखाई गई थी, वो गरीबी आज भी राजस्थान के, जो मैं जिस छबड़ा और देवली उनियारा के चुनाव में लड़के आया हूँ, आज भी हालात उससे ज्यादा बदले नहीं है। देश आजाद हो गया, सब कुछ शहरों में बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन गांव के हालात तो अभी भी बहुत ही दयनीय है। मैं छबड़ा में चुनाव लड़ा। छबड़ा मैंने एक गांव में गया जहां आज भी 5 किलोमीटर दूर से लोग पानी भर के लाते हैं पीने का। मैं देवली में गया जहां बिसलपुर का डैम है, जो बिसलपुर अजमेर की प्यास बुझाता है, जयपुर की प्यास बुझाता है। उस देवली उनियारा में एक गांव में मैं गया, वहां पानी का टैंकर खड़ा था। मैंने माता बहनों से कहा मेरे को वोट देना। एक माँ ने मुझे बहुत तीखे शब्दों में कहा, क्यों वोट मांगने आते हो? ये जो पानी का टैंकर खड़ा है, ये पीने के लिए मंगाया, ये पैसों से मंगाया है। मैंने उस माँ को कहा, जब वो माँ मेरे को बहुत ज्यादा बोलने लगी, तो मैंने कहा, है माँ, ये जो तू तीखा बोल रही है, मेरे को जो सुना रही हो, ये उनको सुनाओ जो पहले चुनाव लड़े, जो यहाँ से एमएलए रहे, एमपी रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनको सुनाना मत। अगली बार वो जो अगर वोट मांगने आपके गांव में आ जाए तो उनको जूतों की माला पहनाना। मैं ये भरोसा देके जा रहा हूं कि अगर मैं एमएलए बना तो मैं ये वादा करता हूं कि अगर विधानसभा की सिड्डी पर नरेश मीणा पैर तब रखेगा जब देवली उनियारा, जो बनास नदी है जिसके किनारे बसा हुआ है और वहां पीने का पानी नहीं है, पहले उसके हर घर तक पीने का पानी पहुंच जाएगा, और नहीं पहुंचा तो जयपुर और अजमेर का पानी भी रोक दिया जाएगा। पहला अधिकार बनास पर, उस नदी पर, डैम पर, उनका लोगों का जिनके गांव उसके डूब क्षेत्र में आए, जिन्होंने विस्थापित हुए, गांव छोड़े, घर छोड़े, और उनको पीने का पानी नहीं। तो मन का, मैं अगर आपको पानी नहीं पिला पाया अगर एमएलए बनने के बाद, तो जब मैं दोबारा आऊं तो मुझे मां सुनाना मत, मुझे जूते देना, चप्पल देना। वोट तो बहुत दूर है। तो ऐसे हालात अभी भी गांव में है। आपने ये वादा किया था कि पानी में ला करके रहूंगा। बिसलपुर तो जयपुर की जीवन लीला कहा जाता है, अगर वहां से लोग वंचित थे इस पानी से। बिल्कुल मैडम, मैं तो चुनाव लड़ते ही तो विधान जेल में आ गया। अभी बरसात का समय है और अभी मैं जेल से आते ही अभी मैं जनता परिजनों से मिला हूँ, लोगों से मिला हूँ। जो मैं कोई मन्नत मांगी थी तो मंदिर पे गया हूँ। 20 तारीख को अभी तो मेरे माँ बाप से भी नहीं मिला। मेरे माँ बाप से मिलने मैं 12 जाऊंगा 20 तारीख को। और 20 तारीख के बाद
नरेश मीणा जनता के बीच में तो रातें बिताएगा, एक नए रूप में। बिल्कुल। एक यात्रा नरेश मीणा निकालेगा अकेला, और एक एक गांव में, एक एक ढाणी में जाऊंगा, जानूंगा समस्याओं को, जानूंगा लोगों की पीड़ाओं को, समझूंगा, और आवाज उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे उनके लिए लड़ूंगा। लेकिन ऐसा नेता बनना चाहता हूं जिसके लिए गरीब गांव का व्यक्ति ये कहे कि राजस्थान में भी बहुत दिनों बाद में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो राजनीति में, जो गरीब की, पिछड़ों की, शोषितों की, जिसके मन में मदद करने का मन है। आप देखना आगे का। जब आप जेल गए थे तो बात चली थी कि नरेश मीणा को षड्यंत्र से जेल भेज दिया गया है, ऐसा हुआ है कुछ? आपको लगता है कि ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा गया हो? बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े लोग। षड्यंत्र नहीं होता मैडम तो इतना बड़ा जुर्म ही नहीं था कि मैं 8 महीने जेल में रहता। वो तो 3-4 दिन में मेरी जमानत हो जाती। 323, 341, 332, 353 का जो आईपीसी की धारा होती है पुरानी, उसका मुकदमा था। बीएनएस की तो अभी मुझे नहीं पता धारा क्या लगी, लेकिन राजकाज कार्य का वादा और एक नॉर्मल वो था, उसमें मेरे को 3-4 दिन में जमानत हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे 8 महीने जेल में रहना पड़ा। मेरे मुकदमे खोले गए, मेरे साथियों पे जुर्म ढाए गए, मेरे चुनाव में जो लोग गाड़ियां लेके घूमते थे, जो प्रचार मेरा करते थे, उनको प्रताड़ित किया गया, उन पे मुकदमे लगाए गए, जेलों में डाला गया, परिवारजनों को भी परेशान किया गया। बहुत सहा। वो तभी हो सकता है जब बहुत बड़े लोगों ने, और उन्होंने स्क्रिप्ट थी पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट उनकी, उन्होंने ब्लूप्रिंट मेरा बना रखा था पहले से। हाँ बिल्कुल। मैं भी 25 साल हो गए नेताओं को जिस तरह से समझने लगा और जिस तरह की राजनीति देखता हूं, उन लोगों ने तय कर लिया था कि जब नरेश मीणा को जेल में डाल रहे हैं तो अब नरेश मीणा को जेल में से या तो बाहर नहीं आने देंगे या चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। उनका मन था कि नरेश मीणा को चलते ट्रायल में जो सजा दे देंगे, जेल में डाल देंगे, सजा होने के बाद में नरेश मीणा को चुनाव लड़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन लोगों की गलतफहमी थी मैडम। मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा मेरे साथियों को या मेरे वकीलों को कि मेरे को आप जेल से छुड़वाओ। ये तो मेरे जो साथी थे वो कमजोर थे। अगर वो नरेश मीणा की तरह सोचते तो राजस्थान में क्रांति आ जाती, राजस्थान में भूचाल आ जाता। लेकिन वो इतने कमजोर निकले, उन्होंने मुझे इतना कमजोर समझ लिया, इतना डरपोक समझ लिया कि वो मुझे छुड़ाने में लग गए। मुझे छुड़ाने के चक्कर में वो समझौते करते फिरे, नेताओं के आगे ढोक देते फिरे, लोगों के आगे ढोक देते फिरे। मैंने तो कहा मैं जितने ज्यादा दिन जेल में रहूंगा उतना ही ज्यादा ताकतवर बनूंगा, और उतने ही वो जो लोग मुझे जेल में डाल रहे हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक हत्या मेरे जेल में रहते हुए हो जाएगी। इन लोगों को आपसे क्या डर था? डर है मैडम, जिस तरह से व्यापारीकरण की राजनीति हो रही है, राजनीति को व्यापार का धंधा बना लिया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया। जो लोग अपने बच्चों के भविष्य को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो खुद कुंडली बनाकर बैठे हैं, उनको लगता है कि जिस तरह का जातीय समीकरण राजस्थान में राजनीति होती है, राजस्थान में सबसे बड़ी जाति है जाट समाज, उसमें छात्र राजनीति से आए हुए बहुत सारे युवा साथी, मेरे जूनियर साथी एमएलए बन गए, सांसद बन गए। गुर्जर समाज में 50 साल से नीचे बहुत सारे युवा साथी, छात्र साथी नेता बन गए, एमएलए एमपी बन गए, यादव समाज में बन गए। पर मैं जिस समाज से, मीणा समाज से आता हूं, उसमें आप एक भी ऐसा नाम नहीं है युवा छात्र राजनीति से आया हुआ है, पढ़ा लिखा जो वक्ता हो, बोल सकता हो, बोलता हो, एक भी नहीं है। क्योंकि जो लोग बैठे हो कुंडली बनाकर बैठ गए, और आने वाले समय में भी मैं ये देख रहा हूं, अगर नरेश मीणा नहीं होता तो अभी दो साल के उपचुनाव में, देवली उनियारे के उपचुनाव में, या एक जगह तो मुरारी लाल की बेटी चुनाव लड़ती, एक जगह हरीश मीणा का लड़का चुनाव लड़ता। लेकिन मैंने चैलेंज किया, मन का ये अगर दोनों जगह चुनाव लड़ेंगे तो मैं दोनों जगह इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और फिर जब सर्वे हुआ, सर्वे में जो रिपोर्ट आई तो बेक हो गए, और किसी 2 अन्य लोगों का भला हो गया।
आप जब पीसीसी वॉर रूम में अपने समर्थकों के साथ आए थे तो उस वक्त हम वहाँ पर थे, हमने देखा आप अपनी भीड़ के साथ आए थे। सुखविंदर सिंह रंधावा वहाँ पर आए हुए थे, आप अंदर गए थे। सब बात ये चल रही थी कि नरेश मीणा टिकट की मांग करने के लिए आए, फिर तो खबर आती है कि उनका टिकट कट चुका है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही। उस टाइम क्या वार्ता हुई थी कि इतना कुछ कई बार मैडम हिम्मत हार गया, कई बार जाके राजनीति को सबको छोड़कर गांव में जाके खेतों में बैठ जाता हूँ, खेती करने लग जाता हूँ कि साधन संसाधन नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं जितनी बड़ी मेरी सेना है, जितना बड़ा मुझे प्यार मिल रहा है। गांव गांव डोलने के लिए, घर घर डोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत डीजल चाहिए। आज दिन तक कोई नरेश मीणा पे दाग नहीं लगा सकता। 25 साल से छात्र राजनीति में हूं, किराए के मकान में रहता हूं, आज दिन तक कोई दलाली नहीं करी। लेकिन जनता की सेवा करना चाहता हूं, और ये जो बैठे हैं बड़े लोग, इनको हटाना चाहता हूं और हटा के रहूंगा। ये बड़े लोग हैं, जब जेल में थे तो किनका, प्रहलाद गुंजल का नाम तो आप हमेशा लेते हैं कि उन्होंने आपका बड़ा सहयोग किया है। प्रहलाद गुंजल ने ये भी कहा था कि हम आंदोलन करेंगे विधानसभा घेराव का, फिर उन्होंने हालांकि किसी गुंजल साहब, प्रताप सिंह जी खाचरेवास, राजेंद्र जी गुडा, विजय जी बैंसला, नीटू जी सिकरवाल, जितने भी लोगों ने मेरी मदद करी, इंदिरा जी मीणा, ओम प्रकाश जी हुडला, उन सभी का मेरे पे एहसान है, और समय आने पर उनका कर्जा चुकाऊंगा। एक समय पर आप किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक रहे हैं, चाहे सचिन पायलट की भी रहे। कुछ बात, जब जेल गए तो कोई बातचीत हुई कि नरेश आप कैसे हैं, कैसे क्या सारी चीजें होंगी, या धैर्य रखे या कुछ भी? मैं जब बंद हुआ था तो मैंने कहा था कि भाई, जब पत्रकार ने पूछा था कि आपको किस पे भरोसा है, मैंने कहा था भाई मेरे को किरोड़ी लाल जी पे भरोसा है, वो मेरी मदद करेंगे। और वो जेल में मिलने आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई ये चीजें तो मना साहब जैसा आप उचित समझो, जैसा आप उचित समझो वो आप करना। आपने कहा आपके पास ऑफर आए थे, जेल के अंदर थे तो बिल्कुल। कैसे ऑफर आए, आपने माने नहीं थे? आए थे कि भाई हमारे साथ आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छूट जाते आप तब? छूट भी जाते, छूटना ही नहीं, उनके साथ जाने का तो बहुत फायदा भी मिलता है, जो आज के लोग चाहते, मतलब जिस तरह के लोग, पर नहीं, आप नहीं हटे। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी जैसे वो पढ़ते हो? हाँ, तो फिर कैसे होगा? डटे नहीं कि नहीं जेल में रह लूंगा, लेकिन समझौता नहीं। स्वाभिमान, मैंने कहा ना, मैं तो तैयार था, मुझे तो पता था मेरे को 5 साल के लिए परमानेंट मेरे को डाल दिया गया है। अच्छा, आप तैयार थे? बिल्कुल बिल्कुल। पूछना आप मेरे, जो कोई मेरे साथियों से पूछना कि एक बार भी मैंने कहा हो कि मेरे को छोड़ा दो, इन लोगों ने अपनी ओर से। लेकिन फिर मुझे बीच में ऐसा लगा कि मेरे जैसे 5-10 और होते ना क्रांतिकारी, मुझे मिला एक पत्रकार साथी, महेंद्र यादव, वो मुझे मिले आपको? हाँ, मेरे जैसा क्रांतिकारी। अगर उसके जैसे मेरे को 10-20 और मिल जाए ना क्रांतिकारी, आग लगा दूं राजस्थान में। पत्रकार का क्रांतिकारी होना मतलब बड़ी बात है, चौथा स्तंभ जब तुम। बिल्कुल मैडम, मैं जो सोच रहा हूं ना, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे अपनी जान भी खोनी पड़े, और जान हथेली पे लेके घूम रहा हूं, जान हथेली पे लेके घूम रहा हूं। हो सकता है उसके लिए मेरे को अपनी जान भी देनी पड़े, उसकी कीमत हो सकता है मेरी जान चली जाए, लेकिन अगर जिंदा रहा तो राजनीति को बदल दूंगा, हाड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान की राजनीति को बदल दूंगा। और मुझे लगता है कि अब तो मेरे विचार जिस दिन से मैं रख रहा हूं, अगर मैं चला भी गया तो जरूर कोई न कोई नरेश मीणा और पैदा हो जाएगा। कहा गई जब राजकुमार रोध पूरे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को बदल सकता है, मालविया, रघुवीर मीणा जो कुंडली करके बैठे थे, अकेला राजकुमार रोध बदल सकता है, तो हाड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। मेरे छात्र भाइयों को, युवा साथियों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम भी इनको हटाएं, हम भी आए, हम भी काम करें लोगों के लिए। इन साले जो बैठे हैं, ये जो कुछ नहीं करते, निट्टर लेके और टिकट लेके एमएलए एमपी बन जाते हैं, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन। एक अभी 3 विधानसभा का एक आंदोलन चल रहा है माधोपुर में, बांध को लेकर डूंगरी का मामला, विस्थापित क्षेत्र गांव को विस्थापित किया जा रहा, कोई एक नेता का स्टेटमेंट नहीं आया। हो सकता है अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, फिर नरेश मीणा नए रोल में राजस्थान में दिखेगा, नई क्रांति के साथ, समर्थकों के साथ। बिल्कुल। कहते हैं कि अहिंसावादी गांधी के देश में एसडीएम को थप्पड़ मारना कहां तक उचित है? हाँ, ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। बाद में मैंने खेद व्यक्त किया, मुझे दुख है इस बात का, आगे नहीं होगा।
बिल्कुल। तो जेल में जब आप रह रहे थे तो ऐसे लगता नहीं था कि यार घर परिवार बच्चों को समझाना कठिन होता है कि क्या परिस्थिति है? मैडम, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो लड़ाई ऐसी है, मैं मेरा मेरा बेटा भी अब तो मुझे लगता है कि मैं चला भी जाऊंगा तो बेटा संभाल लेगा, आवाज उठा लेंगे। बिल्कुल। आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि मैं चला जाऊंगा? तो लगता है मुझे। क्यों, कोई डर है आपको कि ऐसा कुछ? हाँ, बड़े बड़े लोग लामबंद हो रहे हैं। हम्म, जो मैंने 8 महीने बिताए हैं, जिस तरह से बिताए हैं, वो समय मुझे पता है वो लोग क्या चाहते थे। पर जब लोग जेल में होते हैं तो अपने मन की जो भड़ास है, जैसे कि आपकी भी रही होगी, जो आप निकाल नहीं सके, या कुछ अपने विचार है वो या तो फिर लिखते हैं, क्या कुछ ऐसा लिखा आपने इस दौरान या अपने मन के अंदर जो चल रहा था, अंतर मन में द्वंद? कुछ नहीं देखा मैडम, कुछ नहीं पढ़ा। मैंने भगत सिंह को पढ़ा है। मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाड़ौती को और पूर्वी राजस्थान को भी भगत सिंह चाहिए। और जब वो कोई भगत सिंह बनेगा तो उसको ये बात भी तैयार रहना चाहिए कि भगत सिंह ने किस तरह से हंसते हंसते इस देश को आजादी दिलाने के लिए, युवाओं को, छात्रों को प्रेरणा देने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था। भगत सिंह की जरूरत है। बिल्कुल है। अब तो बहुत ज्यादा हो गई। जिस तरह के सफेद पोश कपड़े पहनकर जो माफिया घूम रहे, गुंडे घूम रहे राजनीति में आकर, वो बहुत बुरा हो रहा है। उनको तो टिकट भी मिल जाती है फिर भी। अब देखते हैं मैडम, थोड़े दिन बाद में अब आपको मैं गांव में मिलूंगा, सड़कों पे मिलूंगा। बिल्कुल आएंगे फिर हम सड़कों पर आपसे बातचीत करने। बिल्कुल मैडम। एक अंतिम सवाल कि आपने बोला कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपका सपोर्ट किया था, क्या आपका समर्थन, या आप बोले उन्होंने जो समझो, मेरे पिताजी से सब समझौता हुआ और उनकी मदद मिली। मैं कहना चाहूंगा उनकी मदद मिली। बिल्कुल। सवाई माधोपुर एसडीएम उदय मीना को लेकर के आपने कहा है कि वो बहुत घोटाला घपलाबाजी। मैं जब टोंक जेल में था तो बहुत सारे बंदी वहां माधोपुर से शिफ्ट किए गए थे, और माधोपुर से जो शिफ्ट किए गए बंदी जब आते थे तो वो कहते थे कि भाई साहब एक डिप्टी लगा हुआ है जिसने अति कर रखी है। फिर आपने बात की कि क्या? मेरे भाई था छोटा, वो भी, मेरे उदय मीणा भी मेरे हॉस्टल में रहा है। मेरे छोटे भाई ने उससे कहा कि भाई साहब, आपसे तो हम ये उम्मीद नहीं करते, आपसे हम ये उम्मीद नहीं करते कि आप भाई साहब की रैली में, भाई साहब के चुनाव में रहे लोगों को आप प्रताड़ित करो, उनको जानबूझ के टारगेट करो। देखते हैं हनुमान बेनीवाल का कैसा सहयोग रहा इस आपके 8 महीने के दरमियान? मैंने जब ये कांड हुआ, थप्पड़ कांड, तो जाट समाज में मेरे को लेकर गुस्सा था, रोष था, इसलिए कि अमित चौधरी जाट थे। जी। वैसे ये होना नहीं चाहिए था। वो एक अधिकारी था, वो कोई भी जात का हो सकता है, और जब अगर कोई भी अधिकारी कोई भी जात का इस तरह का भ्रष्टाचार करेगा, इस तरह के तानाशाही करेगा, और उसको आप जाति के हिसाब से देखोगे तो देश खोखला होना तय है। फिर राजनेता किस काम के? भाई साहब हनुमान जी ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि मेरा जब उन्होंने समर्थन किया, उसके बाद में काफी सारा मुझे मदद मिली, जाट समाज ने समझा, और फिर मेरा इंटेंशन वहां इस तरह का था ही नहीं। अच्छा, जाति को लेकर ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे को पता भी नहीं था वो कौन था कौन नहीं था। मुझे तो बाद में पता लगा कि वो कौन था, इसलिए वो तात्कालिक घटना थी, आवेश में आके हो गई थी। 13 नवंबर 2024 के उस दिन, चलो ये थप्पड़ कांड के बाद की जो घटना हुई थी, हकीकत में क्या जबरन वोटिंग करवाई थी इसलिए स्थिति बनी? ये तो मैडम सब लोगों को जाहिर हो गया। वो आंगनबाड़ी की चित्रा मीणा ने सबको कहा, सब वहां लोग गए, सबने सुना पूरा, तभी तो ये सब हुआ। अभी आप एक नए रूप में आएंगे जनता के सामने। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी। तो ये हमारे साथ है नरेश मीणा, जिनसे हमारी खास बातचीत है। इतनी जल्दी है जाने की, समर्थकों से मिलने की, क्लोजिंग भी नहीं होने दे रही है। तो बिल्कुल आपने पूरा इंटरव्यू देखा किस तरह से इनका 8 महीने का सफर रहा, इसके बाद की इनकी सोच जनता को लेकर के क्या कुछ है, क्या कुछ रहेगा। अच्छा लगे आपको इंटरव्यू तो इसको बिल्कुल बार बार देखिए। युवा राजनीति कितनी ज़रूरी है राजस्थान के अंदर, हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए, ये भी नरेश मीणा ने कहा, इनका मकसद भी यही है। फिलहाल जुड़े रहिए हमसे, मैं ममता आप सभी के साथ। शुक्रिया।